नमस्कार, एग्रीमीटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हर्ष शर्मा। आज के एग्रीमीटर में हम मक्का के बाज़ार पर चर्चा करेंगे। इस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एग्रोकॉप इंटरनेशनल के हेड रिसर्च इंद्रजीत पॉल जी। इंद्रजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार हर्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस शो में आमंत्रित करने के लिए। इंद्रजीत जी, सबसे पहला मेरा सवाल ये मक्का के इंपोर्ट के ऊपर है। वो जो स्थिति है वो थम गई है यहाँ पर। क्या आपको लग रहा है इसके पीछे की वजह क्या है? यहाँ पर कीमतें घरेलू बाजार में क्या आपको लग रहा है और बढ़ती हुई दिखेंगी यहाँ पर? हाँ, जैसे हम इंपोर्ट का आंकड़ा अगर देखें, जैसे अप्रैल से लेके जो भी जनवरी का महीना तक का, तो इस साल इंपोर्ट्स करीब लगभग 94% के हमने ड्रॉप देखा है इंपोर्ट्स में, जो कि जस्ट 57,727 टन्स का ही इंपोर्ट हुआ है। और इसका मेजर रीजन यही है कि एरिया जो हमने देखा था पूरे साल भर में, जैसे खरीफ में हमने 21% जम देखा था एरिया में, और प्रोडक्शन में भी इनफैक्ट, और रबी में भी हमने लगभग 7-8% का जम देखा एरिया में। तो कुल मिला के जो प्रोडक्शन इंक्रीज है खरीफ और रबी मिला के या समर क्रॉप भी मिला के, लगभग 14% के आसपास आपका प्रोडक्शन इंक्रीज रहेगा। और प्रोडक्शन इंक्रीज होते ही जैसे डोमेस्टिक सप्लाई है काफी कंफर्टेबल सिचुएशन में था, या मान सकते हैं थोड़ा बहुत ओवर सप्लाइड था मार्केट में, जिस वजह से इंपोर्ट की हमें जरूरत नहीं पड़ी। और प्रोडक्शन बढ़ने से क्या हुआ कि जो इंडियन डोमेस्टिक प्राइसेस थे मेज के, वो काफी स्लो थे इस बार, मतलब काफी डाउनसाइड ही था पूरे सीजन में, जिस वजह से इंपोर्ट पैरिटी बन नहीं पाया ग्लोबल मार्केट के हिसाब से, जिस वजह से हमने इंपोर्ट्स इस बार डाउन देखे हैं। और कीमतों में जैसे हमने हाल फिलहाल में लाइक फरवरी एंड से थोड़ा बहुत तेजी आते हुए देखा है। वो एक सीजनल फेस है, क्योंकि इस टाइम में थोड़ा बहुत अराइवल्स भी कम आते हैं, जिस वजह से हल्की तेजी मिली थी प्राइसेस को। बट डाउन द लाइन जैसे हम नए क्रॉप के अराइवल्स को देखेंगे, तो प्राइसेस थोड़ा बहुत और करेक्ट होने के चांसेस हो सकते हैं। अच्छा, प्राइजेस और आपको लग रहा है कि करेक्ट हो सकते हैं यहाँ पर? ठीक है। अच्छा, तो जो मक्का का इंपोर्ट है, आप क्या इसके पीछे वजह मान रहे हैं कि भाई इस तरह की जो गिरावट है, और क्या आपको कहाँ तक जाती हुई स्थितियाँ दिख रही हैं सर? इंपोर्ट इस बार जैसे हमने देखा है ना के बराबर ही था, लाइक ओनली 57,000 टन्स। और जिसमें जो भी इंपोर्ट्स हुआ है, ये इसमें ज़्यादातर आपका जो भी वाइट कॉर्न होगा या पॉपकॉर्न होगा, उसी वही ज़्यादातर इंपोर्ट्स हुआ है। जो फीड यूजेज में है वो काफ़ी कम हुआ है, क्योंकि इस बार डोमेस्टिक क्रॉप और सप्लाई काफ़ी बेहतर थी। और दूसरा रीज़न ये है कि जैसे कि हमने गवर्नमेंट का इथेनॉल जो पुश देखा है गवर्नमेंट का तरफ से इथेनॉल पॉलिसी का, तो उसके तहत भी सरकार ने काफ़ी बढ़ावा दिया है एरिया इंक्रीमेंट करने में मेज की, जिस वजह से हमने लास्ट 2 साल में काफ़ी इंक्रीमेंट देखा है मेज प्रोडक्शन में भी। ठीक है सर। तो इस हिसाब से इंपोर्ट्स डाउन साइड ही रहेंगे इस साल। अच्छा, इंपोर्ट डाउन साइड ही आपको लग रहे हैं आगे के लिहाज से भी यहाँ पर। एक चीज़ और मैं समझना चाहता हमारे दर्शकों के लिहाज से सर, पिछले साल जनवरी की अगर हम लोग कंपेयर करें तो इस साल जनवरी के दौरान मक्का के जो एक्सपोर्ट है उसमें भारी उछाल देखा गया है। यहाँ पे एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी की वजह आपको क्या लग रही है? यहाँ पे मौजूदा समय में मक्का की एक्सपोर्ट की डिमांड कैसी दिख रही है यहाँ पे, और साथ ही यहाँ पे आगे एक्सपोर्ट को लेकर आपका क्या आकलन कहता है? मतलब टोटल 3 सवाल हो गए, तीनों के सवाल आपको क्या क्या जवाब रहेंगे सर यहाँ पर? हाँ, जैसे कि एक्सपोर्ट्स इस साल हमने साल के पहले ही जैसे एक बार इसी माध्यम से मेरा इंटरव्यू हुआ था, तो उस टाइम में मैंने बताया था कि इस बार एक्सपोर्ट्स बढ़ के रह सकती है पिछले साल से। लगभग मैंने जो नंबर्स बताया था 8 लाख टन के आसपास बताया था, 8 लाख से 10 लाख टन के आसपास इंडिया एक्सपोर्ट्स करेगी, क्योंकि इंडियन प्राइसेस जो था काफी नीचे आ चुकी थी उस टाइम पे, जिस वजह से इंडिया एक्सपोर्ट में पैरिटी बैठ रहा था, इंडिया के एक्सपोर्ट कंपेरेटिव हो गया था। और उसी बीच हमने देखा है कि जब से जो ये मार्केटिंग ईयर होता है मेज का, जनरली हम अक्टूबर ऑनवर्ड पकड़ते हैं, तो अक्टूबर 2025 से जनवरी 2026 का जो आंकड़ा आया हुआ है, लगभग 6 लाख टन का आपका एक्सपोर्ट हो चुका है इन 4 महीनों में। और पिछले साल यही नंबर था लगभग 2.5 लाख टन के आसपास। तो जो ये 133% का हमने इंक्रीमेंट देखा है, वो एक्चुअली प्राइस कम होते, इंडियन प्राइसेस कम था और ग्लोबल प्राइसेस बढ़े हुए थे, उसी वजह से देखा है। और जनवरी में अगर देखें तो जनवरी में लगभग 215% का इंक्रीमेंट हमने देखा है एक्सपोर्ट्स में। और आगे चल के भी जैसे अभी रबी की क्रॉप भी आने वाली है, लाइक विद इन 20 डेज से 1 महीने के अंदर, तो उसके बाद भी ये एक्सपोर्ट जारी रहेगी। और मेजर जो हम मार्केट्स देख रहे हैं इंडियन
कॉर्न का जो एक्सपोर्ट्स हो रहा है मेजरली साउथ ईस्ट एशिया ही है, जैसे वियतनाम हो गया और बाकी नेपाल एंड बांग्लादेश जो कि मेजर बायर है आज के टाइम में। और ये कंटिन्यू रहेगा। और ऊपर से जो भी ये अभी ये ईरान और यूएस ईरान का वार चल रहा है, उस बीच में भी थोड़ा बहुत इंडियन कॉर्न को एडवांटेज मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ फ्रेट। इसीलिए जो साउथ ईस्ट एशियन मार्केट है इधर कंटिन्यू तो रहेगा। और एक्सपोर्ट्स जो अभी लगभग 6 लाख टन पहुंच चुका है, ये कहीं ना कहीं 10 लाख टन तक ही जाके रुकेगी इस पूरे मार्केटिंग सीजन में। ठीक है सर, तो ये आपने बहुत अच्छे से क्लैरिटी दे दी। एक चीज़ और बताइए कि मौजूदा समय में आपको लग रहा है कि भाई मक्का की जो आवक है उसकी क्या स्थिति देखने को मिल सकती है? क्या आपको लग रहा है कि दबाव दिख सकता है यहाँ पर? हाँ, जो खरीफ मक्का का अराइवल्स था उसका तो पीक निकल चुकी है। हम्म। और अभी जो अराइवल्स का फेज है तो थोड़ा बहुत टेपरिंग फेज में ही है, धीमी धीमी अराइवल्स आ रही है। और आने वाला जो क्रॉप है रबी का, जो बिहार बंगाल के तरफ से आएगी, वो लगभग आपका 20 to 30 डेज के अंदर आना चालू हो जाएगा। तो ये विद इन 15-20 डेज का ही एक थोड़ा सा सप्लाई टाइटनेस रह सकती है मार्केट में, क्योंकि अराइवल्स थोड़ी सी धीमी रहेगी। उसके बाद फिर आपका जो मई ऑनवर्ड्स, मई जून जुलाई ऑनवर्ड्स आपका अराइवल्स थोड़ा फिर पीक पकड़ लेगी। ठीक है। सर, पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग जो है ज़रूरी करने की बात जो है मक्का के जो घरेलू डिमांड है उसकी लगातार हम लोग कर रहे हैं कि भाई 20% का है, बल्कि अब तो खबरें ये भी आ रही है कि भाई 25% की एथेनॉल ब्लेंडिंग की भी बातचीत चल रही है। 20% तो पुरानी बात हो गई, 25% भी चल रही है यहाँ पर। तो आप कैसे देख रहे हैं यहाँ पे, और इससे डिमांड पे क्या असर पड़ सकता है? हाँ, इथेनॉल एक बड़ा गेम चेंजर निकल रहा है लास्ट 2-3 सालों में। क्योंकि हमने अगर 2022-23 में देखा है तो लगभग जो भी ब्लेंडिंग परसेंटेज था 12.1% हुआ करता था। वही 2024-25 के एंड तक 19.2% का ब्लेंडिंग हो चुका था। और वही फिर 25-26 में 20% हो चुकी है, मतलब 20% ब्लेंडिंग हो चुका। और वही अगर हम इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो नंबर्स है वो देखें, तो 20% ब्लेंडिंग को अचीव करने के लिए लगभग 1020 करोड़ लीटर इथेनॉल की जरूरत होती है। और उसमें मक्के का कंट्रीब्यूशन लगभग आपका 50% तक पहुंच गया है, जो कि पहले और भी कम था। शुगर केन से ज्यादा सप्लाई होती थी, तो मक्का का भी काफी इंपॉर्टेंस आ गया है, मतलब इथेनॉल में, जिस वजह से हमने ये इतने सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस देखे हैं। और अगर ये 20 से फिर 25% या 30% तक जाती है तो मक्का का डिमांड और बढ़ेगा। क्योंकि मक्का पहले अगर 2-3 साल पहले हम बात करें तो लगभग 2 लाख टन हम मान के चलते थे इथेनॉल में जा रहा है। पिछले साल जैसे हमने देखा है लगभग आपका 11 लाख टन का 11 मिलियन टन, सॉरी, 11 मिलियन टन के आसपास मक्का का यूटिलाइजेशन हुआ है इथेनॉल के लिए। और वही अगर 25 से 30% तक ब्लेंडिंग बढ़ेगी तो इसका डिमांड और बढ़ेगा, मतलब इथेनॉल सेक्टर से लगभग आपका मान लीजिए जो अभी 11-12 मिलियन टन के बारे में बात कर रहे हैं, यही कहीं ना कहीं जाके 16 मिलियन टन के आसपास डिमांड आ जाएगी सिर्फ इथेनॉल सेक्टर से ही। तो काफी मतलब स्ट्रक्चरल चेंजेस आने वाली है आने के टाइम में। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है वो क्लैरिटी आपने यहाँ पर दे दी। मेरा आखिरी सवाल रहेगा कि बीते एक महीने में मक्का की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। शॉर्ट टर्म में मक्का की कीमतों पर इसका आउटलुक आपका क्या नज़रिया रहेगा यहाँ पर? शॉर्ट टर्म में जैसे कि मान लीजिए विद इन ए मंथ अगर हम देखें तो प्राइसेस थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट ही रहेगा। जो भी अभी बिहार मक्का का अगर मैं बात करूं तो 2010-2020 के जो भी रेट चल रहे हैं लगभग इसी रेंज के इन एंड अराउंड मूव होगा। और एक बार जैसे न्यू क्रॉप का अराइवल्स शुरू हो जाते हैं तब थोड़ा सेंटीमेंट और सेंटिमेंटल के वजह से थोड़ा बहुत और आपका प्राइसेस में करेक्शन आएगी, जो लगभग आपका 1850-1900 तक एक हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन देख रहे हैं डाउन साइड में। फिर इसका जो रेजिस्टेंस है 2100-2150 के लेवल पे देख रहे हैं। तो एक बार 2150 का लेवल अगर ब्रीच करता है रेजिस्टेंस का तो ये और अपसाइड हो सकती है। और जैसे मीडियम टू लॉन्ग टर्म में मेरा क्या मानना है, जैसे अभी एल नीनो का भी संकेत आने वाली है जो नेक्स्ट खरीफ क्रॉप के वजह से, जिस वजह से आपका मानसून थोड़ा बहुत इम्पेक्टेड रहेगा, मानसून रेनफॉल्स, तो उस वजह से कहीं ना कहीं प्रोडक्शन में भी इम्पैक्ट आ सकती है नेक्स्ट खरीफ सीजन की। तो इसीलिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म में मेरा जो व्यू है थोड़ा बुलिशनेस के साइड से ही है। और प्राइस रेंज जो है तो एक बार जैसे 2150 टूट जाते हैं फिर इसके बाद हम और अपसाइड देख सकते हैं, कीपिंग लाइक एल इन ऑन माइंड।
ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छे से आपने तमाम जानकारी दी और मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों के लिए बहुत काम की होंगी ये तमाम चीज़ें। हमारे साथ जुड़ने के लिए निधि जी बहुत बहुत धन्यवाद, और डिस्क्लेमर भी प्लीज़ शेयर कर दीजिए सर। थैंक यू हर्ष जी। जो भी हमने डिस्कस किया मक्के के बारे में, ये मेरा पर्सनल व्यूज है और इसमें मेरा कोई पोजीशन है नहीं सच। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये ओवरऑल शो था, उम्मीद करते हैं एग्रीमीटर का आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।